मेरे साथ स्वागत कीजिए मिस्टर गोविंद ठाकुर। कर्म अगर सच्चे हैं तो उसका आपको एक दिन फल है। हर समस्या का समाधान है, आज नहीं तो कल है। रेखा गुप्ता क्या जाने कि जो एक बच्चा बेसिकली जिसके फादर एक किसान है, जिन पे एक छोटा सा एग्रीकल्चर लैंड है, और जब बाढ़ के समय पर एग्रीकल्चर लैंड नष्ट हो जाती है तो बच्चा 1000 रुपए महीने भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। मतलब सेम पेपर आ रहा है, सेम लगभग 70% क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि जिस एग्जाम्स को टीसीएस 450 करोड़ रुपए में कंडक्ट कराती थी, उसको बेसिकली एडिक्वलिटी जो है वो केवल 250 करोड़ रुपए में कंडक्ट करा रही है। कोचिंग के साथ एक माफिया शब्द लगाना शायद मुझे लगता है सही नहीं होगा। हम उस कल्चर से आते हैं जहां पर गुरु दीक्षा भी नहीं दी या फिर बेसिकली शिक्षा भी नहीं दी, और उसके बाद भी उस व्यक्ति ने अपना अंगूठा देके द्रोणाचार्य को दे दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है वो है एसएससी, एक ऐसा मुद्दा जिस पे आप देख रहे हैं कि इतना सारा हंगामा मचा हुआ है। एक्चुअली हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा बहुत आगे है, लेकिन इस समय अगर आप देखें तो वो तो धूमिल हो रही है, क्योंकि गुरु जो है वो सड़क पर लाठी खा रहे हैं पुलिस की, और शिष्य उनके पीछे खड़े हुए हैं, वो भी नंबर में है कि शायद उनमें भी लाठी पड़ने का आ सकता है। एसएससी क्या कर रहा है वो मुझे पता नहीं। मेरे साथ एक आज एसएससी के ही एक गुरु मौजूद हैं जो हजारों बच्चों को मेंटोर कर चुके हैं। मेरे साथ स्वागत कीजिए मिस्टर गोविंद ठाकुर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी का। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद। मैं ऑफ एयर जब आपसे बात कर रहा था पॉडकास्ट से पहले जी, तो आपने मुझे बड़ी चीजें बताई जो शायद ऑन कैमरा लोगों को जाननी चाहिए। बिल्कुल सही। इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ एक पॉडकास्ट भी शूट करना चाहिए। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, समाचार 24 के साथ जुड़ने के लिए। मुझे बेसिक से समझाइए कि एसएससी क्या है और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए पेपर कंडक्ट कराता है, कैसे कराता है। देखिए, एसएससी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद हमारा देश लगातार सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सिलेक्शंस करता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सिलेक्शन पहले डायरेक्ट होते थे, बट सरकार को लगा कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम बढ़ा, गवर्नमेंट को नीड लगी कि ऐसा हमें कमिटी सेटअप करना चाहिए, एक ऐसा संस्था हमें बनाना चाहिए जो सरकार के बिहाफ पे बेसिकली पब्लिक से एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट कर सके, भर्ती कर सके। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1975 में फॉर्म किया गया, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके बाद ये जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करता है। अब आते हैं कि एसएससी बहुत सारे बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड के रिक्रूटमेंट्स करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। अब एसएससी का एक सबसे बड़ी समस्या है, 1975 से आज 2025 आ गया, बट सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी पर अब तक खुद का कोई सीबीटी सॉफ्टवेयर नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट तो करता है, एसएससी जीडी की भर्ती करता है, 10th से एमटीएस की भर्ती करता है, 12th से सीएचएसएल की भर्ती करता है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में सबसे बड़ा ग्रेजुएशन का जो लेवल का एग्जाम माना जाता है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम है, इसके थ्रू जो है बी और सी ग्रेड के ऑफिसर्स की ये भर्ती करता है। इसके साथ साथ सीपीओ है, सीडीएस है, सारी भर्तियां बेसिकली एसएससी करता है। बट जब तक ऑफलाइन चल रहा था सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही चीजें सीबीटी पे शिफ्ट हुई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, वहां जाके एसएससी की हालत खराब होना स्टार्ट हो गई। कारण क्या है कि एसएससी के पास खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, खुद की कोई लैब्स नहीं है, खुद का कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है जिसके लिए बेसिकली एसएससी सीधे जाके बच्चों का रिक्रूटमेंट कर सके। और जब उसके पास अपना खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं है तो उस समय उसको मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। और फिर जो मैकेनिज्म ये जो लोग लेते हैं, ये लेते हैं बेसिकली वैकेंसी फिल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज की हेल्प लेते हैं, जिनको हम वेंडर कंपनीज भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये जो पूरा जो माहौल बना हुआ है, ये बेसिकली वेंडर्स को लेके ही है सर। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, जो टीचर्स लाठी खा रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, आप भी थे, मुझे पता है, आप बात कर रहे थे कि आप भी उस लाइन में थे, पर आप क्योंकि वहां बड़े टीचर्स कैमरे पर ज्यादा दिखाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो आप भी थे वहां पे, तो ये क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट? एक्चुअल में क्या है सर, टीचर ना एक मैकेनिज्म है। आपने जैसे कहा कि गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो जो लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे फेथ करके जो टीचर्स के पीछे चलते हैं, टीचर्स इज द आइडल, है ना। वहां अगर मैं सीधा सा बोलूं कि
सरकार जो लाठियां भांज रही है टीचरों के ऊपर, उनको मतलब जानवरों की तरह पकड़कर जबरदस्ती बसों में घुसाया जा रहा है और उनके साथ एक ऐसा बिहेव किया जा रहा है जैसे मान लो ये कोई क्राइम करके बेसिकली रोड पर बैठे हो कि हमने क्राइम किया है। तो रेखा गुप्ता क्या जाने कैसे पढ़ाया जाता है टू द थ्रू आउट। मैं आपसे कह रहा हूं कि रेखा गुप्ता क्या जाने क्लास के चैलेंजेस क्या है। रेखा गुप्ता क्या जाने कि जो एक बच्चा बेसिकली जिसके फादर एक किसान है, जिन पे एक छोटा सा एग्रीकल्चर लैंड है, और जब बाढ़ के समय पर एग्रीकल्चर लैंड नष्ट हो जाती है तो बच्चा 1000 रुपए महीने भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। सर मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बिहार से भी बेसिकली बच्चे पढ़ते हैं मेरे यहां पर, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। ऑल्दो हमें दिखाया कुछ और जाता है और एक्चुअल में होता कुछ और है। दैट इज द रियल ट्रूथ। मेरे यहां एक बच्चा आया बेसिकली, और वो बच्चा मेरे पास गंदे कपड़ों में आया और बोलता है कि सर मुझे एसएससी की तैयारी करनी है। मैंने कहा बेटा मजाक मत करो, आप कैसे आए हो? तो बोला सर आप फीस बताइए बस केवल। मैंने कहा फीस से क्या मतलब है, आप ये बताओ कि आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप जिस इंटेंशन से एक बच्चा आता है उस तरीके से आए। तो बच्चा बोला कि मेरे फैमिली में कोई नहीं है, मेरी मदर और मेरी सिस्टर हैं जिनको मैं बेसिकली खुद ही लेबर वर्क करके उनको बेसिकली जो है उनका फीडिंग करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जिंदगी से अगर मुझे निकलना है तो शायद मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने सर डेली मैं काम करता हूं और करने के बाद मैं घर का पेट पालता हूं, पर अब मैं चाहता हूं इस नरक से निकलना क्योंकि अब मुझे खुद को स्टेबल करना है। उस बच्चे ने लगभग 1.5 साल तैयारी करी, रात में काम करना, दिन में पढ़ाई करना, और उस जुनून के साथ आज वो इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पे है बच्चा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। रेखा गुप्ता क्या जानेंगे इस दर्द को। वो एक समय ऐसा था, वो मुझे उसने रियल स्टोरी शेयर की कि सर जो रोटियां छोड़ देते हैं लोग, वो रोटियां 2 दिन 3 दिन सूखने के बाद पापड़ जैसी हो जाती हैं, और लिटरली हमारी वो हालत होती थी उस समय पे, जब हम उन रोटियों को पानी में गला के नमक के साथ खा लिया करते थे, क्योंकि ये पापी पेट इंसान से न जाने क्या करा सकता है। ये रियल है, ये पॉलिटिशियन नहीं समझ सकते इन सारी चीजों को। दैट इज द बिटर ट्रूथ। तो प्रोटेस्ट एक्चुअल में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बच्चा इस कंडीशन से निकलकर, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अगर इतना अच्छा होता तो वो फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहा होता, बिजनेस कर रहा होता। तो उसको एक होप है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, इसके थ्रू मैं जाके बेसिकली अपने परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधार सकता हूं, मैं इस नरक से निकल के एक सही दुनिया में बेसिकली जहां खाने के लिए कम से कम मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचने के लिए एक तरीका है। और वहां बच्चा जाके जब देखता है कि एग्जाम से 10 मिनट पहले सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो गया, और वो बच्चा यहां से कैसे ना कैसे करके किराया अरेंज करके वहां तक जा रहा है सेंटर पे जाके बेसिकली वो एग्जाम से पहले देख रहा है कि आधा घंटे पहले नोटिस चस्पा किया जाता है कि आज आपका आंसर जो एग्जाम है वो ड्यू टू सम टेक्निकल जो है इश्यूज या ग्लिचेस की वजह से आज एग्जाम कैंसिल हो जाता है। क्या बीतती होगी उन बच्चों के ऊपर। तो ये एसएससी का एग्जाम हो रहा है या किसी स्कूल का फर्स्ट क्लास का एग्जाम हो रहा है? सर दैट इज द बिटर ट्रूथ कि जब से एस गोपाल कृष्णन जी आए हैं नए चेयरमैन बनके, जो बेसिकली एक आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, और ये एसएससी के वर्तमान में चेयरपर्सन है। क्या ही गए इनके बारे में, तो मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि किस तरीके से एसएससी चल रहा है। लगातार एक शिफ्ट का पेपर हो रहा है, फिर दूसरे शिफ्ट का पेपर हो रहा है, और सेम लगभग 70% जो है वो एग्जाम के क्वेश्चंस डिट्टो मैच कर रहे हैं। मतलब सेम पेपर आ रहा है, सेम लगभग 70% क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। तो वो तो बच्चे ने जो पढ़ा होगा पेपर वो सेम कर देगा। इतने सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं, उनके ऊपर बच्चे शेयर करते हैं कि आज कौन कौन से एग्जाम्स आए। जो बच्चे देखते हैं, जो एंगेज हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है। मैं पढ़ाता हूं ऑल्दो, तो मैंने देखा कि जीएस के क्वेश्चन ऐसे जैसे मान लो आप, मतलब कह ही नहीं सकता मैं, शायद मुझे लगता है कि जो क्लास 12th का एनसीईआरटी पढ़ ले या 10th का एनसीईआरटी पढ़ ले, उसमें से जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। वो भी रिपीट किए हाँ, वो भी रिपीटेटिव है 60 to 70%। तो ये जो एक्सपर्ट का कोर है वो पेपर बनाने लायक नहीं है वहां पर। अब मैं बेसिकली एक बड़े मीडिया हाउस पे इंटरव्यू हुआ अभी उनका चेयरमैन साहब का, तो उसमें मैं कह रहा था कि 31 उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ क्वेश्चन एआई नहीं बनाता, हमारे यहाँ क्वेश्चन पर्सनल बनाते हैं जो बेसिकली सब्जेक्ट मास्टर्स होते हैं, तो वो स्पेशली सब्जेक्ट मास्टर्स बेसिकली बनाते हैं। और 31 लोगों की 31 लोगों की टीम है जिससे होकर बेसिकली एक क्वेश्चन लास्ट तक फाइनलाइज किया जाता है। अब ये 31 लोग क्या ही कर रहे हैं, ये सोचना थोड़ा सा बड़ा समस्या का विषय है कि क्वेश्चन आप जो एमसीक्यू बना रहे हैं जिसमें 4 ऑप्शन है, और उस क्वेश्चन जब पहुंचता है तो बच्चे के पास 3 ही ऑप्शन पहुंच रहे हैं, ए बी और सी डी है ही नहीं उसमें। ये है एसएससी है या मजाक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लगभग 1 करोड़ के आसपास एसएससी के सारे एग्जाम्स को बच्चे जो हैं वो देते हैं थ्रू आउट द ईयर, और 1 करोड़ बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है, शायद इसके लिए
मैं तो कहूंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेसिकली जिम्मेदार है इसके लिए, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वर्क करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इशू है सर। अच्छा, कुछ वीडियोस में मैं देख रहा था जी कि ये टीसीएस वर्सेस इक्विटी करके जो कंपनीज थी उनमें चल रहा है। जी तो अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम हुए उसमें मैं देख भी रहा था कि एक जगह तो ऐसी जगह एग्जाम कर दिया जहाँ नीचे भैंसों का तबेला है और ऊपर एग्जाम हो रहा है। ये बड़ी समस्या है। और जब मैं इंटरव्यू में सुन रहा था उनके इनका क्या कहते हैं जो चेयरपर्सन है उनके एसएससी के, तो वो ये कह रहे थे कि एक्चुअल में टीसीएस ने जितनी भी सही सही लैब्स जो हैं वो हमने ले ली हैं, जिसकी टीसीएस ने ली है, जिसकी वजह से एडिक्वलिटी नाम की जो है, एड्यूक्वलिटी करके नाम के जो बेसिकली जो कंपनी है एग्जाम दिलाने वाली, उसके पास लैब्स का इंतजाम ही नहीं है। अरे भैया आप एक बात बताइए, 2020 में जिस कंपनी को खुद ही एसएससी ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया कि ये कंपनी इनएलिजिबल है, इसको दिया ही नहीं जा सकता टेंडर, और 2025 में आप उसको सारे टेंडर्स दे रहे हैं। जब मैंने देखा, थोड़ा सा मैंने स्टडी की इसकी एडिक्वलिटी की, कि बेसिकली एडिक्वलिटी कैरियर टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है जिसको ये बेसिकली टेंडर दिया गया है। तो सबसे पहला उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि जिस एग्जाम्स को टीसीएस 450 करोड़ रुपए में कंडक्ट कराती थी, उसको बेसिकली एडिक्वलिटी जो है वो केवल 250 करोड़ रुपए में कंडक्ट करा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो सबसे कम बिड करने वाली कंपनी होगी उसी को टेंडर पास किया जाएगा, उनका कहना यह है। पर क्या वास्तविकता में फैक्ट है? आप एक चीज जानने का कोशिश करिएगा, किसी भी कंपनी को, किसी भी वेंडर कंपनी को जब आप टेंडर दे रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का, जिसमें लगभग 30 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में बच्चे अपीयर होते हैं, तो उस एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो हमें चेक करना होगा। और जब हम ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करने गए तो मुझे पता चला कि 2020 में इसको इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया, मतलब एक तरीके से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। 2022 में एमपी में फिर सबसे पहले इसको टीचर की भर्ती का दिया गया टेंडर। जब टेंडर दिया गया तो पता चला उसमें पेपर लीक, टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल ग्लिम्स उसके अंदर आ चुके थे, जिसकी वजह से बेसिकली उस कंपनी पर शिवराज सिंह चौहान ने जांच बिठा दी। उसके 6 महीने बाद ही फिर एमपी का बेसिकली पटवारी का पेपर कंडक्ट कराना था, जो इस कंपनी को फिर दोबारा से दे दिया गया। तीसरी बार फिर बेसिकली एमपी में एक और एग्जाम्स था, उसको भी कंडक्ट कराने के लिए दे दिया गया। महाराष्ट्र में पीईटी, जैसे यूपी पीईटी होता है उस तरीके से महाराष्ट्र का भी एग्जाम होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ने बेसिकली इसको टेंडर दे दिया। और हर बार एक चीज कॉमन थी, टेक्निकल ग्लिचेस, पेपर का लीक होना, टेक्निकल इक्विपमेंट्स का खराब होना, बच्चों की जो कंफर्ट जोन होना चाहिए एग्जाम्स देने के लिए, पता लगा बराबर में डीजे चल रहा है और बच्चे यहां पे एग्जाम दे रहे हैं। हाउ कैन दिस पॉसिबल? आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सीरियसली एक बार अगर चेक कर पाते तो शायद एडिक्वलिटी को ये बेसिकली टेंडर ना दिया गया होता। अच्छा, पेपर लीक की अभी आप बात कर रहे थे, मुझे एक्चुअली एक चीज समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट के पास पुलिस है, बहुत सारा तंत्र है, बॉडी है, पेपर लीक हो कैसे जाते हैं? सर इस क्वेश्चन पे मैं बिल्कुल सदा हुआ आपको एक जवाब देना चाहूंगा। पेपर लीक जब होते हैं तो इसमें दो तरीके की समस्याएं हैं। एक तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की लापरवाही या गवर्नमेंट सिस्टम्स के कुछ चंद लोग जो बेसिकली लालच में आकर और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक जो इशू है वो है इन वेंडर कंपनीज के साथ में, क्योंकि चाहे वो टीसीएस हो या एडिक्वलिटी हो, ये कंपनीज के जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर मैं कहूं टॉप मोस्ट लेवल के जो लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को शॉर्टकट दिलाने के चक्कर में इन कंपनीज के साथ कुछ टाई अप करते हैं या उन लोगों को ब्रीफ देते हैं, और उसके बाद में ये ब्राइफ देने के बाद फिर उनके बीच कुछ समझौता होता है। फिर बहुत सारी समस्याएं, वो आम जनता को पता है कि किन सारी चीजों के थ्रू पेपर लीक होता है। शायद इसमें गवर्नमेंट की नाकामी ही हम लोग देख सकते हैं कि इतने सारे गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म है, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस है, साइबर क्राइम की खुद टीम लगी होती है, इन सारी चीजों के बाद में भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो शायद ये गवर्नमेंट का ये एक फेलियर है। और गवर्नमेंट कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट वो 140 करोड़ लोगों का विश्वास है जिनको चुनकर यहां से भेजा जाता है, और फिर एक सत्ता के उपभोग के चक्कर में उन लोगों के साथ ही विश्वासघात किया जाता है जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ उन्हें चुनकर खुद के भविष्य और देश के निर्माण की जिम्मेदारी दी होती है। जब भी भारत में कोई चीज होती है जी,
तो वो सब मोदी जी के अंडर गाइडेंस में होती है। एक आप बड़े टीचर का इंटरव्यू देख भी रहे होंगे, अभिनय सर, उन्होंने ये बात बोली ऑन मीडिया कि जब सब कुछ मोदी जी के अंडर में हो रहा है, सब कुछ उनकी गाइडेंस में हो रहा है, तो ये पेपर लीक भी तो उन्हीं की गाइडेंस में हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदारी भी तो उन्हें ही लेनी पड़ेगी ना? बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें मैं कुछ चीजें साझा करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मैकेनिज्म की कमी नहीं है, और सरकार क्योंकि एक कोई छोटा हिस्सा नहीं है, जब आप गवर्नमेंट को इलेबोरेट करेंगे तो लास्ट में जो एक लीडर बैठा होता है देश के ऊपर, चाहे वो अवार्ड हो या फिर बेसिकली डिसलाइक्स हो, दोनों ही चीजें उस लीडर को ही फेस करनी होती हैं। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे वो ये भी नहीं जानते हैं कि देश में एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, बट वो एक चीज जरूर जानते हैं कि मोदी की सरकार है। तो हर एलिगेशन मोदी पर लगाना शायद मेरे एंगल से सही नहीं है, बट बेसिकली उनके जो पर्सनल डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर उनके थ्रू कुछ अगर ऐसे लूपहोल्स पता चल रहे हैं तो बेसिकली इस चीज की जिम्मेदार वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, और मैं कहूंगा छोटे शब्दों में कि सरकार भी इसके लिए ही जिम्मेदार है। अच्छा सर, गवर्नमेंट में तो मोदी जी की बात पे तो आपने थोड़ा एक बाउंसर सा डाल दिया, वो पता नहीं व्यूअर्स क्या सोचेंगे, वो तो वही जाने, कमेंट सेक्शन में लिख भी देंगे। जी जी बिल्कुल। मैं आगे आता हूं, कोचिंग माफियाज जी, आजकल कोचिंग माफियाज जो है वो सरकार से ज्यादा एक्टिव है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, बाकी तो आप ही बताएंगे। तो ये जो पेपर लीक है, इसमें सरकार से ज्यादा भूमिका क्या कोचिंग माफियाज की होती है? सर देखिए, एक्चुअल में अगर मैं कहूं तो कोचिंग के साथ एक माफिया शब्द लगाना शायद मुझे लगता है सही नहीं होगा। इस पे भी मैं, आपको लग रहा है, हो सकता है कि व्यूअर्स को लोगे मैं बाउंसर दे रहा हूं, आप खुद ही टीचर है। क्योंकि एक्चुअल में एक बच्चे को सर ना बेसिकली माँ बाप जन्म देते हैं, बट जन्म देने के बाद बच्चे को जीने का तरीका, सोसाइटी फेस करने का तरीका, कैसे उसको बड़ा होकर सोसाइटी में खुद को स्थापित करना है, और अगर इन शॉर्ट में कहूं तो उसको एक अच्छा और बेहतर इंसान हमें बेसिकली समाज में लेकर आना है, इस सब चीज की जिम्मेदारी केवल एक टीचर की होती है। तो टीचर बेसिकली एक छोटा पार्ट नहीं है सर, टीचर एक बहुत बड़ा पार्ट है, और अगर मैं कहूं तो ओवरऑल एक बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट में, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है सर। तो जो माफिया शब्द है ना, अतीक अहमद के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ शायद ये लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए मीडिया में भी आप बहुत रेपुटेड चैनल से हैं और बहुत सारी व्यूअरशिप है आपकी। अगर मैं गोदी मीडिया का नाम लूंगा ना तो शायद लगेगा आपको कि सर कुछ दूसरे उसमें लेके जा रहे हैं डायमेंशन में चीजों को। देखिए सर, हर जगह हर तरीके के लोग हैं। कोचिंग्स में भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। If one student is coming in my institute, so it's my responsibility to give my 100% to the particular student. और वो जिस डायमेंशन से या जिस बैकग्राउंड से आया ना, वो मुझे चेंज करना है, दैट इज माय विलिंगनेस। और इस चीज के साथ जब टीचर मेहनत करता है ना सर क्लास के अंदर, और फिर उसको बेसिकली नेगेटिव थॉट सुनने के लिए मिलती है सोसाइटी से, सर समवेयर हर्ट्स इट, लॉट ऑफ हर्ट्स इज देयर इज, क्योंकि वहां पे ना एक सेंटिमेंटल कनेक्शन है, गुरु शिष्य परंपरा वाली बात आ गई। हालांकि उन स्टूडेंट्स के लिए शायद ये वीडियो नहीं होगा जो बेसिकली ये सोचते हैं कि हमने फीस भरी है या हमने वो पेमेंट जमा किया है जिसके बदले इंस्टीट्यूट हमें पढ़ाएगा या स्कूल हमें पढ़ाएगा। तो केवल गुरु शिष्य या स्कूल का संबंध केवल पैसे से नहीं है, क्योंकि संसाधनों को अगर अरेंज करना है तो वर्तमान में उसके लिए बेसिकली पैसे की आवश्यकता होगी। अदरवाइज हम उस कल्चर से आते हैं जहां पर गुरु दीक्षा भी नहीं दी या फिर बेसिकली शिक्षा भी नहीं दी, और उसके बाद भी उस व्यक्ति ने अपना अंगूठा देके द्रोणाचार्य को दे दिया। भले ही आपने मुझे डायरेक्टली शिक्षा नहीं दी है, पर आपको केवल मैंने मन से अपना गुरु माना है, आप जो भी गुरु दक्षिणा लेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। और शायद अर्जुन से बड़ा धनुर्धर होता वो व्यक्ति अगर द्रोणाचार्य वचन न दिए हुए तो अर्जुन को। तो हम उस परंपरा से आते हैं। तो कोचिंग माफिया शब्द यहां पर सर मुझे लगता है ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि पांचों उंगलियां हाथ में बराबर नहीं है। हो सकता है ये वाली उंगली गड़बड़ हो, तो इसको मुझे लगता है कि इसको काटकर निकाल देना चाहिए। अगर शरीर का कोई भी अंग जो एक्सटर्नल पार्ट है अगर वो सड़ गया है, खराब हो गया है, तो वी नीड टू कट अ पर्टिकुलर ऑर्गन, और उसके बाद में हम उस पार्ट को कट करने के बाद में ना अपने आप को बचा लेना चाहिए। तो शायद जितने भी कोचिंग्स वाले लोग हैं, जिनमें कुछ लोग कुछ गंदे काम करते हैं या शॉर्टकट्स की तलाश में रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं, उस वाले पार्ट को गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। इस बात में सर मैं योगी जी का बड़ा फैन हूं। कैसे, मुझे समझाइए। क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि अगर नकल करते हुए या पेपर लीक में जो जो लोग पाए गए, सीधा उन पर देशद्रोह लगाया जाएगा, घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा और वो फिर झेलेंगे। क्योंकि ये बात मुझे पर्टिकुलर इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि मेरे स्टूडेंट के हित की बात है। उन लोगों में डर पैदा कर देना। पुलिस का पेपर लीक हुआ, आपको पता है, 200-200 रुपए में बिका मेरे सामने।
200 रुपए में पुलिस का पेपर बिक रहा है। जब ये बात योगी जी को पता चली, तुरंत उन्होंने बेसिकली एक्शन लिया, पेपर लीक किया, और पेपर लीक करने के बाद कहा कि अगली बार जब पुलिस का पेपर होगा तो किसी भी बच्चे से किराया नहीं लिया जाएगा, यहां से बच्चे अपने घर तक फ्री जाएंगे उत्तर प्रदेश बस सेवा के द्वारा। तो सर, जो सेंटिमेंटल जो है ना, मुझे लगता है कि जिम्मेदार व्यक्ति से ज्यादा ना एक सहनशील व्यक्ति बैठना चाहिए उस पोस्ट पे, बेसिकली जो सेंसिबल पोस्ट है। और ये जो प्रिपरेशन वाला एक मोड होता है ना एक बच्चे के लिए, सर ये ज्यादा मैं कहूं टेक्निकल इसमें कुछ होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सेंटिमेंटली अगर सोचेंगे ना तो आप बच्चे को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, या स्टेट गवर्नमेंट में जितनी पॉपुलेशन होती है वो वोट देती है बिलीव करके, और अगर वो बिलीव उसको बाउंस बैक मिलता है, क्योंकि गलतियां होती हैं, सिस्टम है सर, सिस्टम में कहीं ना कहीं एरर्स तो आएंगे, हम उनको ठीक करेंगे, बट अगर बेसिकली कहीं गलती हुई है तो उसमें कम से कम जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे जो युवा हैं, उनको ये फील होना चाहिए, यस द गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर मी। अगर गवर्नमेंट कर रही है तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर रही है तो निकम्मी सरकार है, नाकारा सरकार है, कह सकता हूं। बिल्कुल उसकी दृष्टि में मुझे लगता है वोटर्स की कुछ भी वैल्यू नहीं है, और मुझे लगता है युवा आज की डेट में जग चुका है, उसको पता है कि मुझे किसको वोट देना है और किसको नहीं वोट देना है। तो कोचिंग माफिया कुछ लोग हो सकते हैं, उनको मुझे लगता है, मैं तो कह रहा हूं जो भी हार्ड टू हार्ड पनिशमेंट हो उनको देना चाहिए, बट सब लोगों को शायद उसमें इंटीग्रेट करना शायद मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, बिकॉज आई एम वन ऑफ देम सर। अच्छा, वो जो एसएससी के मुद्दे में मैं वापस आता हूं, वहां प्रोटेस्ट चल रहा था, आप भी उसका हिस्सा थे, तो एसएससी चेयरमैन को लाठी चार्ज की जगह पे ऐसा भी तो कर सकते ना कि कुछ टीचर्स को बुला के बात कर सकते थे। वो लाठी चार्ज करने का मतलब क्या था कि आप वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी कि हम गलत है पर इस बात को मानेंगे भी नहीं, ये साबित करना चाह रहे थे चेयरमैन। ये बिल्कुल गलत हुआ, और शायद ये सेंटिमेंटल पार्ट पे सबसे गंदी चीज है। मैं एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के चीफ एडिटर से बात कर रहा था इस चीज पे कि दिल्ली में किस तरीके का माहौल है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका वास्तविकता में रेपो गिर गया वहां पे इस स्टेप के बाद में, क्योंकि लोगों ने इतने लंबे समय से आम आदमी पार्टी के बाद में अगर बीजेपी को चुना तो शायद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा। बट इसके बाद में जो कॉमन लोग हैं, जो बेसिकली, क्योंकि कॉमन लोग ही ज्यादा है हमारी सोसाइटी में, अगर उन्होंने वोट किया और वोट करने के बाद उन्होंने देखा कि हमारी सोसाइटी में जो एजुकेशन के जो बेसिकली कुछ सिंबल्स हैं या आइडल हैं, वो हमारे लिए हक के लिए बेसिकली रोडों पर आए, और फिर तुमने, क्योंकि अगर वो वहां पर बैठे रहेंगे क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि क्योस हो जाए और फिर सरकार की बदनामी हो, या फिर बेसिकली एसएससी पे लांछन उठे या फिर कीचड़ उछाले, उससे पहले इन्हें उठाओ और बंद कर दो। ये मुझे लगता है शायद समवेयर एल्स ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोगों से प्रभावित होंगे, क्योंकि उनमें भी ये चीज कॉमन थी। जब भी कोई बड़ा लीडर पब्लिक का आकर बेसिकली प्रोटेस्ट करता था, उनका एक ही सिंपल था कि नेता को उठा के ले जाओ, भीड़ तो अपने आप चली जाएगी। ये द सेम द पर्सन दे आर डूइंग ओवर देयर, ये चीज है। तो ये तो सरकार की रेपुटेशन गिर रही है ना इससे। सरकार की रेपुटेशन गिर रही है, बट सरकार को ये समझ नहीं आ रहा। ये सरकार को कब समझ में आता है? जब चुनाव के परिणाम आते हैं, तब समझ में आता है। इसीलिए गुप्ता जी जो है वो अलग है, रेखा गुप्ता जो बिल्कुल। और फिर सरकार कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगी जिससे लोगों को लगेगा कि सरकार का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर आजकल बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करता है और कौन कंट्रोल नहीं करता है सर। अच्छा, इतना सब होने के बाद एसएससी क्या ये कदम नहीं ले सकती कि हम एग्जाम को ऑफलाइन करा देंगे? आपने बात तो सर बहुत अच्छी कही। यूपीएससी का पेपर ऑफलाइन होता है ना, सिविल सर्विसेज का, एनडीए का एग्जाम ऑफलाइन होता है, कई सारे एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं। बट बेसिकली एसएससी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। जब 2019 के बाद से ये बेसिकली उनके पास में एक कह सकते हैं कि रिटन में एक चीज है, लॉज कह सकते हैं एसएससी के बाय लॉज में है कि उनको सीबीटी ही कराना होगा। कारण क्या है इसके पीछे, मैं कई सारी चीजें बता देता हूं। क्योंकि जब ऑफलाइन पेपर होता है तब पेपर के लीकेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, पेपर लीक के। एक्चुअल में सबसे पहले वो बॉडी जो बेसिकली क्वेश्चंस पेपर बनाएगी, सेट बनाएगी, उसके बाद वो कहीं ना कहीं प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद फिर उस प्रिंटिंग प्रेस में इशू भी हो सकता है कि वहां से भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। फिर वहां से उसको लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेसिकली हर सेंटर्स पे पहुंचाना, उस ड्यूरेशन में भी कुछ हो सकता है। फिर सेंटर्स पे एग्जाम का पहुंचना, उस ड्यूरेशन में भी कुछ हो सकता है। उसके बाद जब बच्चा ओएमआर भर देता है, उसके बाद ओएमआर सील होती है, उसके बाद फिर जहां पर बेसिकली कॉपीज चेक होंगी, फिर वहां तक ले जाना, इसके बीच में बहुत रिस्क है। सबसे पहला
सेकंड पॉइंट, कॉस्ट जो है वो ऑनलाइन पेपर के कंपैरिजन में ऑफलाइन पेपर की ज्यादा आती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि रिस्क फैक्टर जो है वो ऑफलाइन में ज्यादा है और ऑनलाइन में थोड़ा सा कम है। चौथी चीज है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जब आप देखेंगे कि लाखों कॉपियां, 50 लाख 25 लाख कॉपी जब ओएमआर मशीन्स के थ्रू चेक करनी होती है तो उसमें भी बहुत बड़े टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। वो भी एक बहुत लॉन्ग टाइम बेसिकली लेती है। बट जब हम सीबीटी के थ्रू जाते हैं तो आप हर चीज को वहां टेकल एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने एग्जाम्स दिया या नहीं दिया, कितने बच्चे ऐसे थे बेसिकली जिन्होंने लास्ट टाइम पे पेपर जिनका सबमिट नहीं हुआ। ईच एंड एवरीथिंग विद अ सिंगल टच यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। तो सीबीटी एक सही तरीका है क्योंकि हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी के इंडिया की बात कर रहे हैं। वहां पे हम आज भी अगर उसी मोड के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है शायद इतने बड़े क्राउड के लिए अरेंज करना ये सारी चीजें वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सीबीटी पे स्विच किए थे। बट अगर हमने सीबीटी पे स्विच किया है तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स वहां पे मुझे लगता है सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सर। अच्छा, आप खुद भी टीचर है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे जैसे विकास दिव्य कीर्ति है, खान सर है, इनमें से पर्सनल फेवरेट आपका कौन सा है? एक्चुअली मैं लाइट मोड पे आना चाहता हूँ, हाँ, बिल्कुल क्योंकि डार्क मोड बहुत ज्यादा हो गया है एसएससी का। बिल्कुल थोड़ा फनी भी हो जाए। जी जी। तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन से? देखिए सर, मेरे पर्सनल जो टीचर मैं जिनको बहुत लाइक करता हूँ, इनको बहुत सुनता हूँ, वो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं। और अगर मैं कहूं तो हर टीचर अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर टीचर वैल्यूएबल है, बट हर व्यक्ति के सोचने का डायमेंशन थोड़ा सा अलग है। तो मैं जिस डायमेंशन का मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं उस डायमेंशन के साथ पर्सनली विकास दिव्य कीर्ति सर को सुनना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि उनको जब भी आप सुनेंगे ना तो आपको समाज में जो कॉमन प्रॉब्लम है ना उनके बारे में आपको ज्यादा चर्चाएं करते हुए मिलेंगे। एक लाइफ को बैलेंस तरीके से जीने की अगर बात करते हैं तो विकास दिव्य कीर्ति सर उस पर बहुत बात करते हैं। तो न केवल स्टडी, अपार्ट फ्रॉम द बुकिश नॉलेज या फिर जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव नॉलेज है, उसके अलावा भी जब हम देखेंगे तो एक्चुअल में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सेटल होने के बाद ना एक ही चीज उसको करनी है और उसको जीवन जीना है। और एक कंफर्टेबल, एक इजी मोड की, एक अंडरस्टैंडेबल लाइफ हर व्यक्ति चाहता है जिसमें प्रॉब्लम्स कम हो और हैप्पीनेस और जॉयनेस ज्यादा हो। तो वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, शायद मुझे इसमें विकास दिव्य कीर्ति सर ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो पर्सनली मैं उन्हें ज्यादा पसंद करता हूं सर। अच्छा, कोविड के बाद में ना ये ऑनलाइन सिस्टम का बड़ा बूप आया था जी, और अभी भी है, चल रहा है, नो डाउट। तो मुझे ये जानना है कि पर्सनली आप क्या फील करते हैं कि ऑफलाइन जो पढ़ाई है वो ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन ज्यादा बेटर है? देखिए सर, बेसिकली जब मैं कहता हूं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, जब हम देखेंगे पर्सनली तो जो कनेक्टिविटी है ना, वो कनेक्टिविटी आपको ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा मिलेगी। सपोज 500 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ सिंगल क्लासरूम, मैं पर्सनली सबको एड्रेस करके पढ़ा सकता हूं और बाय फेस में रीड कर सकता हूं किस बच्चे को कितना परसेंट समझ में आ रहा है। बट जब ऑनलाइन जाते हैं, आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तो वहां पर बात कर सकते हैं, बट बेसिकली जिस पोटेंशियल के साथ टीचर वन टू वे कनेक्ट होकर पढ़ाता है, वन टू वन, वो शायद ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आता। जब आप सिलेक्शन रेशियो की भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऑनलाइन भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सिलेक्शन रेशियो की बात करूंगा तो मुझे लगता है शायद ऑफलाइन से बेस्ट सिलेक्शन रेशियो ऑनलाइन में नहीं है। स्केल है, मास वॉल्यूम है, वहां पर व्यूअरशिप बहुत आपको मिल जाती है, बट सक्सेस रेशियो जो है वो आपको ऑफलाइन क्लास में मिलेगा, क्योंकि हर चीज का एक ट्रेंड है। हम एक बहुत लंबे समय से बेसिकली इसी जनरल पैटर्न से पढ़ते आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के साथ में। टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूथ टेक्नोलॉजी को ज्यादा पसंद करता है। ऑफलाइन में भी कुछ समस्या है, जैसे टाइम पे क्लास ना मिल पाना, बेसिकली बच्चा लेट हो गया। ऑनलाइन में आप कभी भी क्लास आप ओपन करिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं, लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप अपने घर से मत जाइए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है इससे। बट ऑफलाइन में तो आपको जाना ही जाना है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स होते हैं, कुछ ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ऑफलाइन में भी है और ऑनलाइन में भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 2 साल उन्होंने ऑनलाइन पढ़ लिया, उन्हें आज भी कुछ नहीं आता, और उन्होंने 1 साल मेरे साथ स्पेंड किया है, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो वन टू वन जो कनेक्शन है ना, वो बेसिकली ऑफलाइन में बेहतर है, बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ जाते हैं तो बेसिकली फिर ऑनलाइन बेसिकली अच्छा है, बट वहां पे उतना ज्यादा सिलेक्शन या सक्सेस रेशियो नहीं है।
एज पर माय पर्सनल थॉट्स। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की आप बात कर रहे जी। थे, सरकार जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब को रिड्यूस कर रही है, तो ये जो यूथ तैयारी कर रहा है उसका फ्यूचर क्या है गवर्नमेंट जॉब में? बिल्कुल सही बात है सर। ये तो सोचनीय विषय है और जरूरी नहीं है कि जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर हैं बड़े बड़े या मुझ जैसे छोटे टीचर्स भी हैं 100% कोई रिजल्ट नहीं दे पाता। अभी मान लीजिए लगभग 2000 वैकेंसीज आई एसएससी में, जिसके लिए लगभग 11 लाख लोगों ने फॉर्म डाला। तो आप देख सकते हैं कितना परसेंट बेसिकली बच्चा ऑक्यूपाई होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना भी प्रयास करे टोटल पॉपुलेशन का 2% भी जॉब क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू एवरीवन कि हमेशा अपने पास एक बी प्लान जरूर रखें, क्योंकि इन एनी केस अगर आपका किसी भी कारण से उस चीज में आप सक्सेस नहीं हो पाए तो इट मस्ट हैव कि आपके पास एक ऐसा ऑल्टरनेट तैयार होना चाहिए इन इमरजेंसी सिचुएशन आप उस पर्टिकुलर नाव पर बैठे और आप उस बेसिकली नदी को पार कर जाएं। और क्योंकि अगर आप अभिमन्यु वाला और अर्जुन वाला कंसिडरेशन आपके पास में, उस तरीके का कंसंट्रेशन आपके पास में है, चाहे आपके पास 0 IQ है, मैं आपको सच बताता हूं क्योंकि मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आप जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं आप 100% कंट्रीब्यूट करिए अपने डेडिकेशन को, और आपके पास 0 स्किल भी है ना तो आप 5 साल दीजिए पूरे डेडिकेशन के साथ, आप जो चाहेंगे सब बन जाएंगे। 5 साल आपको पूरे 100% देनी पड़ेंगी। तो अगर इस माइंडसेट के बच्चे हैं आप कि आपके पास इतना ज्यादा बेसिकली कंसंट्रेशन है और इतना लिबोरियस है आपके, आप 5 साल कंट्रीब्यूट कर देंगे इन एनी सिचुएशन, इन एनी वर्स्ट सिचुएशन। बट अगर आपके पास में ये नहीं है तो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर सम बी प्लान ऑल्सो, कि अगर ए प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो बी प्लान जरूर होना चाहिए आपके पास में। अच्छा, जॉब्स में रिजर्वेशन पे बहुत सारी चर्चाएं होती है। जी बिल्कुल। स्टूडेंट भी बहुत सारा डिबेट करते हैं कि ये रिजर्वेशन क्यों है। वैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं रहा, पर मैंने जितना पढ़ा है जी, जी। कि ये कुछ सालों के लिए लागू किया गया था और बाद में ऐसे खत्म होना था, पर वो आज तक चला आ रहा है। तो ये रिजर्वेशन कब तक चला रहेगा और ये क्या इससे इफेक्ट पड़ रहा है? सर इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक से। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, उन्होंने देखा कि बेसिकली हमारी सोसाइटी में मेनली 2 तरीके के लोग हैं। एक अपर लेवल के लोग हैं और एक लोअर लेवल के लोग हैं। तो अपर लेवल के जो लोग हैं उनके पास में सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके फादर बहुत संपन्न परिवार से हैं तो वो आपको पढ़ने के लिए हो सकता है अब्रॉड भी भेज दें, और जब आप अब्रॉड से पढ़ के आओगे तो आप अपने आप को बहुत इजीली सेटल डाउन कर लोगे इस कंट्री के अंदर। और ऐसा भी स्वतंत्रता के समय पर हुआ करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखिए कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने खुद को स्थापित कर दिया दलित होने के बाद भी। तो हम इस चीज से समझ सकते हैं कि एजुकेशन से बड़ा दुनिया में कोई वेपन नहीं। महात्मा गांधी बैरिस्टर रहे, फॉरेन से ही पढ़े। इसके बाद हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी फॉरेन से पढ़े। नेहरू जी भी थे। नेहरू जी भी संपन्न परिवार से थे। तो ऑब्वियसली इन सभी लोगों ने खुद को सेट कर लिया सर। तो यही जब भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने ये चीज देखी कि हमारा सोसाइटी 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो तो खुद को सेटल कर ही लेंगे, वो समाज की मुख्य धारा के लोग हैं। बट बेसिकली जो दलित हैं या बेसिकली वो दबा कुचला वर्ग, शुद्ध भाषा में कहूं तो जिनको रिसोर्सेज बेसिकली देखने के लिए भी नहीं मिलते थे, और जब उन लोगों को हम मुख्य धारा में लाएंगे, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट बनाया हम लोगों ने कि सबको समान अवसर मिले। और समान अवसर कब मिलेगा? जब सभी पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। पर एक व्यक्ति जिसके पास में रिसोर्सेज है वो तो इजीली गेन कर लेगा चीजों को। अब जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो कहां से आएगा? उस केस में डॉक्टर साहब ने लॉ क्लॉज जोड़ा कि हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम लेके आते हैं। और क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल दिया सर उन्होंने। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि जब बेसिकली कोई भी व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है तो वहां हम कुछ स्पेशल सुविधाएं या कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐसे देंगे उस वर्ग को, उस कम्युनिटी को, कि वो समाज की मुख्य धारा में आ जाए, इक्वलिटी लाने के लिए। और जब वो इक्वल हो जाए उन लोगों के बराबर जिनको पास रिसोर्सेज हैं, वो भी रिसोर्सेज गैदर कर लेगा उसके बाद में, फिर उसको बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम से बाहर निकाल लेंगे। द पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू गेट अनदर टाइम रिजर्वेशन फैसिलिटी। तो जब ऐसा होगा फिर क्या होगा? धीरे धीरे करके वो लोग
जो बेसिकली समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, जिनके पास रिसोर्सेस की कमी है, वो धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में मिलते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब बेसिकली सारे लोग समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे और रिजर्वेशन खुद ब खुद खत्म हो सकता है। उन्होंने कुछ समय के लिए बेसिकली इसको किया, लगभग 20 साल के लिए उन्होंने बोला कि 20 साल तक हम इस काम को कर लेंगे कि सभी लोगों को समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। और सर हमारे देश को तो चलने के लिए ना दो चीजें चाहिए। अभी अगर मैं डायरेक्टली ना बोलूं तो आज भी सीधा सा एक फंडामेंटल अपना रखा है कि फ्री का राशन बांटो और वोट ले लो। 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं राशन। एक बात बताइए मुझे, आज से 5 साल पहले भी 80 करोड़ लोग राशन ले रहे थे और आज भी 80 करोड़ लोग ही राशन ले रहे हैं। और उसके बाद हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस बात को कहते हैं कि मैंने गरीबी को बहुत हद तक कम किया, मैंने महंगाई के निम्न स्तर पर लेके आया, मैंने गरीबों को पक्के मकान दिए, मैंने लोगों को सिलेंडर दिया, मैंने हर घर तक पानी पहुंचाया, मैंने हर घर तक बिजली पहुंचाई। तो भैया मुझे एक बात बताओ, 80 करोड़ लोग कम क्यों नहीं हो रहे? इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर में जा चुकी है। आप कह रहे हैं कि हम जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भैया एक बात बताओ, ये डेवलपमेंट अंबानी का हो रहा है, अडानी का हो रहा है, किसका हो रहा है? आम आदमी तो पहले भी 80 करोड़ राशन ले रहा था, आज भी 80 करोड़ ले रहा है। तो समवेयर एल्स यू विल लुक फॉरवर्ड कि ये वही रिजर्वेशन नाम की लॉलीपॉप है तो लोगों को दी जा रही है अनदर वे में, और यही सत्ता पाने में काम सर बेसिकली लोगों को क्या चाहिए, लोग अपने छोटे लाभ के लिए बेसिकली दूरदर्शी सोच खत्म कर देते हैं। आज मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग जो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, उस केस में उन लोगों को लाभ मिल ही नहीं पा रहा है वास्तविकता में जो रिजर्वेशन का जिनको लाभ मिलना चाहिए। क्या आप मुझे बताओ, जो राशन ले रहे हैं 80 करोड़ लोग, अगर आप वास्तविकता में इन लोगों की जांच करवाएं तो मुझे लगता है कम से कम 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में पूरी सुविधाएं होंगी और उनके परिवार में से शायद 1-2 आदमी इनकम टैक्स की फाइल भी रिटर्न करता होगा, वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, वो राशन ले रहा है सर। तो वास्तविकता में क्या उस व्यक्ति तक लाभ पहुंच पा रहा है जो उसको डिजर्व करता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। अच्छा, यूपी की आप बात कर रहे थे, योगी जी के आप फैन भी आप बता रहे थे। नहीं सर, मैं फैन नहीं हूं, मैं कुछ आइडियोलॉजी पर उनको पसंद करता हूं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में फैन है बिल्कुल, क्योंकि यूपी में मैंने खुद देखा, जब योगी जी नहीं थे उससे पहले का आप क्राइम रेट देखिए और योगी जी आए उसके बाद का आप क्राइम रेट देखिए। इस बात से सर आप भी सहमत होंगे कि वास्तविकता में जो क्राइम का जो ग्राफ है वो कम हुआ है। अब मैं ग्राफ को दूसरी तरफ लेके चलता हूं, धारा को। जी, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स को मर्ज किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही। एक तरीके से देखा जाए तो स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। वो मर्ज करने का मतलब ही यही है कि आपने 50 को अगर 50 में मर्ज कर दिया तो 50 बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो बच्चों का क्या होगा, टीचर्स वैकेंसी का क्या होगा? बिल्कुल सही है। आप तो खुद भी टीचर है ना। बिल्कुल। अगर टीचर वैकेंसी नहीं आएगी तो आपके पास पढ़ने कौन आएगा? बिल्कुल सही। तो आप जैसे टीचर्स की जो रोजी है वो कैसे चलेगी? बिल्कुल सही है इस बात पे। अब सर 2 डायमेंशन में इसको सोचना होगा। एक तो जो हम कैपिटल गेन कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जो कैपिटल गेन करती है वो हम लोग जो टैक्सेस देते हैं या गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट को जहां से भी पैसा आता है, एक तो वो है। और वही सभी संसाधन बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होते हैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से, सरकारी खजाने में से। जब आप इस डायमेंशन में जाएंगे तो शायद आप इस बात को सहमति देंगे कि मान लीजिए एक प्राइमरी स्कूल है और उस प्राइमरी स्कूल में स्ट्रेंथ लगभग 30 बच्चों की है और उन 30 बच्चों पर लगभग 4 टीचर लगे हुए हैं जिनकी मिनिमम इनकम की भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 60-65 हजार बेसिकली सैलरी है। तो आप कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए उन 30 बच्चों पर खर्च कर रहे हैं। अगर मैं रेशियो निकालूं तो आप एक बच्चे पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? बहुत खर्चा हो रहा। फिर उसके बाद रिसोर्सेज भी, आपको फंडिंग भी देनी है हर साल स्कूल को, स्कूल के पास भी खुद का फंडिंग आता है जिससे स्कूल का रिनोवेशन या अदर एक्टिविटीज होती है, यूटेंसिल्स, इवन बर्तन वगैरह खरीदने के लिए भी पैसे आते हैं स्कूल्स में। एक तो ये डायमेंशन हो गया, इसके बारे में क्या सरकार को सोचना चाहिए या नहीं, ये मुद्दा है। दूसरा, अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें यह है कि 1 किलोमीटर के दायरे से दूर जो स्कूल हैं उनको नहीं बंद किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्राइमरी स्कूल यहां है और दूसरा प्राइमरी स्कूल उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक तो वो स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। दूसरा, 50 से ज्यादा अगर स्टूडेंट हैं स्कूल के अंदर तो मिनिमम 3 स्टाफ तो उसको दिए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए सर जो टीचर है अगर वो इतना भी फेथ नहीं क्रिएट कर पा रहा है वहां रह के गांव में
कि गांव के लोग उस टीचर को सर बेसिकली डेडिकेशन के साथ सुन सकें, अपने बच्चे को उसकी जिम्मेदारी दे सकें। अगर इतना भी बिलीव क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आप विलेज में होके, तो आप इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करके गए, आप लाखों लोगों में से चंद हजारों में आपने गवर्नमेंट वैकेंसीज में अपना नाम लिखवाया, आप गवर्नमेंट टीचर बने, और अगर आप 30-50 बच्चों को भी बेसिकली उस कमरे के अंदर अगर अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो फिर सरकार आपको पैसा क्यों दे? एक तो सर ये बात हो गई। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा। उस टीचर के पास में जो वहां पढ़ा रहा है, जो टीचिंग है वो तो उनकी सेकेंडरी जॉब है जी। प्राइमरी जॉब क्या है कि वोटर कार्ड बांटना, आजकल बांट रहे हैं, बिल्कुल सही है, खाना बनाना, ये सब करना। तो उस टीचर के पास टाइम कहाँ है? उसका तो पूरा एंगेज गवर्नमेंट ने दूसरी जगह कर रखा है ना। देखिए सर, जब एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी उठाता है, माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ टीचर, और मैं आपको बताऊं कि मेरे ग्रैंडफादर जब टीचर थे तो उनका बेसिकली ट्रांसफर किया गया एक जगह से दूसरी जगह पे। यू कैन नॉट बिलीव कि पूरा गांव ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के बीएसए के सामने धरने देने लग गए सर। वो बीएसए के सामने जाके बैठ गए कि वही टीचर चाहिए जिनका ट्रांसफर आपने किया है। फेवरेटों में से एक होंगे। कभी भी वो टाइम से लेट नहीं जाते थे, कभी भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बेसिकली कहूं कि ऑनेस्टी, ऐसा नहीं है कभी ऑनेस्टी डिसऑनेस्ट हुए हो वो, उन्होंने अपनी एक शिक्षक होने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। आज भी बहुत सारे स्कूल सर यूपी में आइडल स्कूल हैं, जहां प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा स्ट्रेंथ वहां पर है उन स्कूल्स में। और अगर वहां का एक टीचर जाता है, मैंने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, वायरल हुआ बहुत, कि टीचर जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है उसका, बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं और बच्चे रो रहे हैं। तो सर टीचिंग इज एन आर्ट, और अगर आप अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ में कर रहे हैं तो फिर सर रिजल्ट बोलता है। दूसरी चीज है कि यहां पर अभी गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात आई तो लगभग वर्तमान में 1,68,000 जगह जो है वो प्राइमरी और जूनियर में सर वैकेंट है। और अभी टेट आना है, आपको पता है जनवरी में डेट है टेट की, जनवरी 2026 में। उसके बाद आपको 100% तो लाइफ में कुछ नहीं है, पर 99.9% आपको बेसिकली अप्रोक्स लगभग 26,000 से 30,000 के बीच में बेसिकली शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी बहुत जल्दी। तो ये बहुत बड़ी बेसिकली खुशखबरी उन लोगों के लिए होगी जो 2019 में 69,000 भर्तियों के बाद में बेसिकली प्रतीक्षा में है टीचर बनने 6 साल से। हाँ, तो जो पेशेंस उन्होंने रखा है शायद उसका रिजल्ट उन्हें मिलेगा डेफिनेटली। और सर टीचर ना, मुझे लगता है कि कुछ लोग इसलिए टीचर बनना चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, वो शादी हो जाएगी अच्छी, या फिर उनकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, वो एक अलग डायमेंशन है। सर टीचर मुझे लगता है इस दुनिया में शायद प्रधानमंत्री पर जो जिम्मेदारी होती है शायद उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी एक टीचर के पास है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को किसी ने ना पढ़ाया होता ना तो आज वो शायद देश के प्रधानमंत्री ना होते। तो टीचर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, टीचर इज अ मैजिशियन सर। बिल्कुल। अच्छा, आज का यूथ जी आपको देख रहा है और ये भी देख रहा है कि मेरे टीचर्स पे लाठियां पड़ रही हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि वो कब तक अपनी धैर्यता दिखाएंगे? बिल्कुल सही है। तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए? पेशेंस की दोस्तों एक लिमिट होती है। कहते हैं कि जब धैर्य आपकी कमजोरी बन जाए तो शायद आपको धैर्य छोड़ देना चाहिए। मैं हिंसक होने के लिए नहीं कर रहा हूं, टू बी वेरी सॉरी, बट बेसिकली हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हमें हमारे अधिकारों से जुदा नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। तो जो टीचर हैं उन सबकी गाइडेंस हमेशा ऐसी रहती है जिससे आपके पर्सनल हित को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमेशा एक टीचर जब कोई कदम या स्टेप लेता है ना तो बहुत बड़े तौर पर स्टेप लेता है। और दिल्ली चलो स्लोगन जो हम लोगों ने डाला कुछ दिन पहले, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा हम लोगों का साथ दिया, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली बस आपसे यही कहूंगा कि कर्म अगर सच्चे हो तो लाभ मिलना निश्चित है। हर समस्या का हल है आज नहीं तो कल है। तो ये बेसिकली आपको मैं कहना चाहूंगा, रिपीट कर देता हूं इसको एक बार, कर्म अगर सच्चे हैं तो उसका आपको एक दिन फल है। हर समस्या का समाधान है आज नहीं तो कल है, बिलीव रखिएगा। और मैंने आपको एक चीज बोली है, ये गारंटीड फॉर्मूला है सक्सेस का। 5 साल फुल्ली डेडिकेशन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के पास, 100% सैक्रिफाइस के साथ अगर आप एक किसी भी चीज पर लग जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज ना मिले सर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था,
जैसे फेलियर की, सक्सेस की आप बात कर रहे थे अभी, अच्छी आपने शायरी भी सुनाई, मोटिवेट हुए होंगे स्टूडेंट्स। 4 साल से 5 साल से बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है और वो फेलियर का मुंह देख रहा है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि पेरेंट्स को भी लगने लगता है कि यार मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा जी। तो वहां से वो बच्चा कैसे उभरे और वो फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करे? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में परमानेंट सोर्स होना चाहिए मोटिवेशन का। अब मोटिवेशनल स्पीच सुनने से या फिर मोटिवेशनल शायरियां पढ़ने से हो सकता है समहाउ कि आप कुछ एक समय के लिए चार्ज हो जाएं, बट बेसिकली आप लाइफ में कोई ऐसा पर्टिकुलर एक इश्यू ढूंढिए जो आपको हमेशा अंदर से आग देता रहे। खान सर भी कहते हैं इस बात पे कि जेब में गांधी हो ना हो, मन में आंधी होनी चाहिए, वही वाली बात है। तो मन में आंधी लाने के लिए आपके पास में एक ऐसा सॉलिड बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक सॉलिड ऐसा इश्यू होना चाहिए आपके साथ जो आपको हमेशा अंदर से जगा के रखे। रात को भी आपकी अचानक आंख खुल जाए तो आप इस डर से ना सो पाए कि कहीं ये चीज मुझसे छूट ना जाए। और दोस्तों, सफलता उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा आपका बेसिकली मेहनत होगी या डेडिकेशन होगा। और अगर आपका डेडिकेशन कम है, आपकी अगर मेहनत कम है, तो आपको रिजल्ट भी कम ही मिलेगा। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, 1 साल मेहनत करते हैं और वो सीजीएल में, बैंक्स में, लेखपाल में, एसआई में सिलेक्शन ले लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल से लगे हुए हैं बट फिर भी वो 5वीं साल इसीलिए ट्राई कर रहे हैं कि बेसिकली इस बार हो जाए। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा, अगर आपके पास पूरी निष्ठा है तो बेसिकली दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपसे दूर चली जाए, जो आपको ना मिले। वो एक डायलॉग है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ अगर इस दुनिया में कुछ चाहते हैं तो आप पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो वही वाला सीन है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ जिस भी चीज को चाहेंगे वो चीज डेफिनेटली वंस अ डे आपके पास जरूर आएगी, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। जितनी शिद्दत से साथ, जितनी ईमानदारी के साथ आप किसी भी चीज पे काम करेंगे वो चीज उतने ही आपके पास आती चली जाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरे व्यूअर्स को भी मुझे लगता है कि मोटिवेट हुए होंगे। बिल्कुल सर। और मैं तो यही कहूंगा कि आपकी बातों से अगर 10% लोगों पर भी असर पड़ता है तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। सर, बुद्ध इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप दुनिया में किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलिए। और खुद को अगर आपने बदल दिया तो समझ लीजिए कि दुनिया में से एक आदमी बदल चुका है। तो सबसे पहले, चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको आप लीजेंड्स मानते हो, हर व्यक्ति ने सर अपने ऊपर काम किया है। लोगों ने चमकते हुए चेहरे तो देखे पर चमकते हुए चेहरे के पीछे की मेहनत को लोगों ने नहीं देखा। तो मेहनत ही बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसका दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और आपको उस कांटों भरे, उस आग भरे रास्ते पर चलना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो चाहे फिर वो कोई टीचर हो, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, या फिर आने वाले मेरे व्यूअर्स जो बेसिकली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बनेंगे, तो शॉर्टकट की तलाश में ना रहें और उस कांटों भरे राह पर चलते रहें। एक दिन ऐसा होगा कि लोग आपको जरूर सल्यूट मारेंगे। तो फर्श से अर्श तक का जो सफर है वो तय करने में सर वक्त तो लगेगा और शॉर्टकट कुछ भी नहीं। बिल्कुल शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, लगे रहिए लगातार, बस यही मैं लास्ट में कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर का, और इतना समय सर ने हमारे साथ स्पेंड किया और शायद आपने भी कुछ जरूर चीजों से सीखा होगा। कभी भी हिंसक ना हो, ऐसे कदम ना करें, उठाएं जिससे आपकी लाइफ खतरे में आ जाए। जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके माँ बाप का सपना है, वो धूमिल हो जाए। कुछ लोगों के उकसावे में कभी ना आए, क्योंकि जो उकसा के आपको चले जाएंगे वो केवल वोट ले जाएंगे, जीवन आपका खराब हो जाएगा। संभल के रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप जैसे टीचर भी तैयार रहे पुलिस के डंडे खाने के लिए स्टूडेंट के लिए। सर, अगर स्टूडेंट्स के लिए डंडे क्या, अगर जान भी देनी पड़े, भगत सिंह अगर ये सोच लेते कि मैं मरने के बाद शायद स्वतंत्रता देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, तो शायद भगत सिंह फांसी के फंदे को ना चूमते। तो सर, टीचर्स का भी शायद यही रोल है। पता नहीं बाद में क्या होगा, चंद सांसें ही हर व्यक्ति के पास में है, पर अगर अपने सेक्रीफाइस से समाज के लिए कुछ हो पाता है तो डेफिनेटली टीचर करेगा। टीचर उस दीपक की तरह है जो खुद तो जलता है पर दुनिया को प्रकाश देता है, और उसके नीचे सर अंधेरा ही होता है हमेशा। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।